गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज से जारी हड़ताल ने मुल्क की मईशत को कितनी ब्रेक लगाई? अरबों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? हुकूमत कैसे अजाला करेगी? वजारत दाखिला DHA अराजी स्कैंडल से कतराने लगी। केस और मरकजी मुलजिम कामरान कयानी की गिरफ्तारी में सुस्ती, वजूहात क्या है? विकी लीक्स को अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात देने वाली चेल्सी मैनिंग 7 साल बाद रिहा हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 10वीं रोज़ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और मुल्क की मईशत, तजारत, बरामदात और दरामदात को कुछ अंदाजों के मुताबिक अरबों रुपए का नुकसान, जबकि बंदरगाह पर हज़ारों कंटेनर फंसे हुए थे। मसला सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से शुरू हुआ कि भारी ट्रैफिक शहर की शाहराहों पर नहीं चल सकती। ताहम ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुनासिब मुतबादिल रास्ते फौरी तौर पर फराहम नहीं किए गए। इतने नुकसान से पहले हुकूमत सिंध ने इस मसले का देर पा हल क्यों नहीं निकाला? और DHA सिटी लाहौर की स्कैंडल 2015 में सामने आया था और ख़बरों में इस वजह से भी ज़्यादा गर्म रहा क्योंकि इसमें साबिक़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी के भाई कामरान कयानी भी मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। नैब ने गुज़िश्ता बरस कामरान कयानी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और क्योंकि कामरान कयानी मुल्क से बाहर हैं, इस साल नैब ने दरख्वास्त दी थी वजारत दाखिला से कि इंटरपोल के ज़रिए कयानी को मुल्क से वापस लाया जाए। दीगर मुल्ज़मान जिनमें हामिद अरशद शामिल हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। वजारत दाखिला क्या सुस्ती का मुजाहरा कर रही है या वजह कुछ? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तो ख़त्म हुई, लेकिन क्या क्या नुकसान हुआ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा रज़ा जाफरी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा वक्त देने का। रज़ा, जो इस वक्त जो नेगोशिएशंस हुई उसके बाद क्या तय पाया, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 9 रोज़ से ये सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ मौक़ों पे हुकूमती नुमाइंदों ने, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह सरगर्म थे, ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात करते रहे लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो है इसमें उन्होंने अपना इत्तेफाक किया है और हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का जो मुतालबा है वो ये था कि जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से पहले उन्हें इजाज़त थी शहर में आज़ादाना तौर पर अपने मालबरदार गाड़ियों की नकलो हमल की इजाज़त की, वो दोबारा दी जाए। इजाज़त की बात यह कि रात 11 से सुबह 6 बजे तक इनके पास पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें इजाज़त थी कि ये शहर में दाखिल होकर अब पोर्ट जाएं और पोर्ट से दीगर इलाकों में और शहरों में जाके माल की सप्लाई करें। लेकिन अमूमन ये देखा जाता था, आमतौर पर ये था रूटीन, जो हमारे ट्रांसपोर्टर बरादरी की तरफ से एक गलत काम था कि दिन भर ये हैवी ट्रैफिक है, जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं वो शहर के बीचों बीच और आबादियों में रवा दवा आती थी, जिसके बाद जो शहरियों को शदीद तकलीफ़ थी। ट्रैफिक जैम का मामूल था, रोज़ाना खूनी हादसात रूनुमा होते थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस पर कदम उठाया गया, एक्शन लिया गया। एक पटिशन आई, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने जो रात 11 से सुबह 6 बजे तक की इजाज़त थी वो भी ख़त्म की और मुकम्मल तौर पर शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले को बंद कर दिया। जिसके बाद ट्रांसपोर्टर की जो जितनी तंजीमें थीं वो हड़ताल पे चले गई, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो हैं ग्राउंड कर दी। जो टर्मिनल ट्रक स्टैंड थे वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी और तकरीबन 9 रोज़ गुजर गए हैं। यहाँ सामान की जो तरसील थी वो बंद हो गई थी, जिसके बाद जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं, जो फल और सब्जियों की कीमतें हैं, उनमें इजाफा देखने में आ रहा था। जी रज़ा, आपने क्योंकि इस स्टोरी को ज़ाहिर फॉलो भी करते रहे हैं और बंदरगाह पे भी गए थे, कुछ बता सकते हैं किस किस्म के प्रोडक्ट्स जो थे वो फंसे हुए थे कंटेनर में? क्या क्या नुकसान का कोई अंदाज़ा लगाया गया है? देखिए, नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन ट्रांसपोर्ट बरादरी का जो दावा है उनका कहना है कि हुकूमत को तकरीबन 1.5 अरब रोज़ का जो है टैक्स की मद में नुकसान उठाना पड़ा है, टैक्स नहीं मिला है क्योंकि अपने ट्रॉलर्स, कंटेनर्स, मालबरदार गाड़ियाँ जो हैं खड़ी कर दी गई थी। सामान की तरसील का सिलसिला रुका हुआ था, जिसके बाद जो है 22 हुकूमत को तकरीबन 1.5 अरब रोज़ का टैक्स का बताते हैं, उनका दावा है कि वो उसका नुकसान हो रहा था। वो जो डैमेजेस की है ड्यूटी होती है वो अलग है, उसमें भी इनको ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा था। उनका ये कहना है कि तकरीबन पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पे जो तकरीबन 75,000 के करीब जो है कंटेनर रखे हुए थे, जिसके बाद जो है इन दोनों पोर्ट्स में
मज़ीद कंटेनर्स की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी और जो टर्मिनल ऑपरेटर थे उन्होंने अपने जो एजेंट थे उनकी आईडी ब्लॉक करना शुरू कर दी थी। इस सतह पर यह सूरत हाल पहुँच गई थी। आज जो फ़ैसला हुआ ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि इससे कम से कम जो कारोबारी रज़ा, अगर यही फ़ैसला आना था तो इतने नुकसान से पहले इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो पाया? इससे पहले क्या क्या तजावीज़ थी और उसकी तरदीद हुई, क्या हुआ? देखें, ट्रांसपोर्टर बरादरी जो थे वही कहते थे कि हमें 2 रास्ते शहर से ऐसे दिए जाएं जो हम पोर्ट से दूसरे शहरों में सामान की तरसील कर सकें। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि पाबंदी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई है, लिहाजा हम अपने तौर पर ये पाबंदी नहीं उठा सकते। आप हमें तजावीज़ दें, हम सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, सिंध हाई कोर्ट में आपकी तजावीज़ पेश करेंगे, फिर जैसा हुक्म हाई कोर्ट का आएगा उसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर बरादरी की जो डिमांड है उसकी ये है कि साइड एरिया से उन्हें रास्ता दिया जाए, जो साइड एरिया से होता हुआ लियाकताबाद, नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया से शार पाकिस्तान से होते हुए सुपर हाईवे जाए, जबकि दूसरा रोड जो उनका है कि बोर्ड बेसन शीरी जीना क्लिफ्टन का से होते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाए, ताकि वो सनती इलाकों में जो माल की तरसील का काम है वो कर सकें। इसी हवाले से अब गुज़श्ता रोज़ ताजिर बरादरी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। अपने गवर्नर हाउस में जो मुज़ाकरात हुए उस पर जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से इनके मुज़ाकरात हुए, ताजिर बरादरी भी इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम कारोबार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब माल सप्लाई नहीं होगा तो वो अपनी सनतों को क्या करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम अपनी चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर देंगे, हम काम नहीं कर सकते। शायद इस दबाव के पेश नज़र जो है ये फ़ैसला किया गया है और हुकूमत ने इनसे इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है कि जी रात 11 से 6 तक का जो टाइम था उस पर ये अमल करें और अब हाई कोर्ट से जाके वो रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने मेयर कराची को भी कहा था कि वो इनके रूट्स के ऊपर बात करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी उसमें शामिल थे, उन्हें भी रूट्स के हवाले से तय करना था। ताहम अब ये ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ट्रांसपोर्ट बरादरी पे आती है कि वो इस पर पाबंदी करें। जो टाइम है उनका रात 11 से सुबह 6 तक गाड़ियाँ चलाएँ शहर की सड़कों पर, दिन के औकात में ख़ासतौर शाम और स्कूल के औकात में अपनी हैवी ट्रैफिक को ना लाएँ। और ये भी कुछ सामने आया है कि अगर खिलाफ वर्जी होगी तो कोई फ़ाइन होगा। जी, ये तो मेरा ख्याल है अभी हाई कोर्ट इन्हें तय करेगी कि अगर उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी होती है और उन औकात कार के अलावा ये गाड़ियाँ रवां रखते हैं शहर की सड़कों पर, तो उसके लिए वो क्या अहकामात देते हैं, क्या इस हिकमत अमली मुरतब की जाती है, वो हाई कोर्ट और इसके ट्रांसपोर्टर बरादरी के दरमियान होगा। हाई कोर्ट हुक्म जारी करेगी। तमाम हुकूमत का तो यही कहना है कि जो पाबंदी हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ताहम ट्रांसपोर्टर बरादरी की बात की जाए तो वो ट्रैफिक पुलिस से काफ़ी नाला नज़र आते हैं। DIG ट्रैफिक से काफ़ी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका ये कहना है कि पुलिस उन्हें तंग करती है, रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म होता है। ताहम ये सवाल ये है कि अगर वो अपने औकात कार में गाड़ियाँ चलाएँ तो शायद ये रिश्वत सतानी और ट्रैफिक पुलिस से जो उनको शिकायत है उसमें ख़त्म ना सही लेकिन कमी ज़रूर वाक़ होगी। ठीक है रज़ा जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। वाइस में एक बार फिर खुश आमदीद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 रोज़ा हड़ताल जो है वो ख़त्म हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नासिर शाह साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मुलाकात आपकी जारी थी, तो तफसील बता सकते हैं कि मुज़ाकरात में क्या तय पाया? देखिए, ये काफ़ी अरसे से ये हड़ताल शुरू है, 9 दिन से, और इससे पूरी हमारी इकनॉमी एक्टिविटी पे बड़ा असर पड़ा है। पोर्ट जो है तकरीबन उसकी पूरी एक्टिविटी रुक गई है, बल्कि आज तो कुछ शिप्स जो हैं तो अनलोड हुए बिना वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं थी जहाँ पे उनके कंटेनर को ऑफलोड किया जाता। तो फिर हम लोग खुद ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हाई कोर्ट में हमने रिव्यू पिटीशन दायर की है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक इनकी गाड़ियों को अलाउ किया गया था, वो असरअंदाज हुआ था जो हालिया फैसला आया हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वहाँ पे 24 आवर जो है इन पर पाबंदी होगी।
उसी के रिव्यू में हम लोग आज गए हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का था वो बहाल किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स को हमने रिक्वेस्ट की कि मुल्क के वसीदर मफादात में आप अपनी ये जो स्ट्राइक है इसको कॉल्ड ऑफ करें, और जो रूट है इस वक्त अवेलेबल नॉर्दर्न बाईपास का वो ही आप यूज करें, ताकि ये पूरी जो एक एक्टिविटी रुक गई है और उसका बड़ा असर पड़ रहा है हमारी मईशत पर, उस पे बेहतरी आए। तो वो उन्होंने बात मान ली और हम लोग उनको उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने नासिर साहब जैसे आपने कहा कि अब 9 रोज गुजर गए, 10 और इस बहरान से यहाँ तक, इस नहज तक पहुँचने से पहले इसी तरह मुज़ाकरात और हल क्यों नहीं निकाल पाए थे? देखें, डेली के मुज़ाकरात होते थे, ये आज हमारा 7वीं बार इनके साथ मीटिंग है, जिसमें एक दफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मीटिंग हुई हमारी, यहाँ के कराची फेडरेशन में भी, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं मुख्तलिफ उनके साथ भी, मेरी ऑफिस में भी, इनके पास भी हम 2-3 दफ़ा आए हैं। लेकिन आपको पता है कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस थी जिनकी अपनी अपनी बात थी, और फिर बड़ी मुश्किल से जब अब इनको ये बात जहन में आई, जाहिर है देखें ये जो फैसला हुआ या स्ट्राइक हुई, इसका सबब जो है वो हाई कोर्ट का, अदालत आलिया का वो फैसला था जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रोक दिया गया, तो जिसकी वजह से। लेकिन हुकूमत इससे पहले भी रिव्यू पिटिशन तो दायर कर सकती थी, लेकिन उसमें हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया था। अभी भी जो हमने रिव्यू पिटीशन और किया था आज का, कि उसको अर्ली हियरिंग के लिए किया गया था, क्योंकि ये डेट रखी गई है 20th को, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये उससे पहले इसको सुना जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको बहाल किया जाए। जी ठीक है। कुछ नुकसान का अंदाजा किया गया है? जी, जो सामने आ रही है बात वो तो बहुत ही अलार्मिंग है कि बिलियंस में नुकसान हुआ है, जिसमें हुकूमत को भी हुआ है, ज़ाहिर है टैक्स अदा करने होते हैं, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ताजिर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। जी जी बिल्कुल, टैक्स तो अपनी जगह पे, टैक्स ज़ाहिर है अपनी जगह पे उनकी अहमियत है, लेकिन जो कारोबारी लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी कंसाइनमेंट और दूसरी चीज़ें इस वजह से मुतासर हुई हैं, और क्योंकि हमारा बहुत फेडरल गवर्नमेंट हो, जाहिर है हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, चाहे हमारे इख्तलाफात हों पार्टी के लिहाज से, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमने इन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, ये जितनी एसोसिएशंस हैं, कि आप फ्री पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई हमारा किसी गवर्नमेंट का कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो हमारी कोई एक्शन या हमारे किसी नोटिफिकेशन की वजह से आप मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मे भी कभी दुनिया के फैसलों में मसलत होती है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये उसी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो हम लोग तो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जाहिर है इनको ये इस बात का अंदाजा हुआ और इन्होंने आज इसको खत्म किया। अच्छा, तो जो 11 से 6 बजे का वक्त है, उसके लिए कोई गारंटीज ट्रांसपोर्टर्स ने दी हैं कि उसी औकात में मालबरदार गाड़ियां जो है चलाई जाएंगी? जी जाहिर है, उसके अलावा तो जाहिर है हम लोग भी नहीं चलने देंगे। इससे पहले भी जो खिलाफ वर्जियां होती रही थी वो भी एक मसला था। जी बिल्कुल, ये इस तरह की इरेगुलरिटीज होती हैं जिसमें ये भी होते हैं और उसके साथ साथ वे भी हमारे इंतजामिया के कुछ लोगों की भी उसमें नाअहली होती है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा और हम लोग उस पर जो कानूनी बात है उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, जो भी रूल्स है। आप कह रहे हैं कि इंतजामिया की भी नाअहली थी, तो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका क्या मतलब है? मे भी कहीं पे हमारी ट्रैफिक पुलिस के कुछ अफसरान या कुछ एहलकार मतलब लोअर लेवल पे कभी इनको इजाजत दे देते थे, क्योंकि उन्हीं की ड्यूटी होती है कि इनको रोका जाए। तो कभी ये शिकायत जरूर थी जिन पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया था और वो कई लोगों पर एक्शन भी हुआ, तो उसमें कमी भी आई, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई फूल प्रूफ निज़ाम नहीं था, मैंने इस वजह से इसका तस्करा किया, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी आई है। बेहतर आएगी। अच्छा, मुतबादिल रास्ते का थोड़ी सी तफसील बता सकते हैं? नॉर्दर्न बाईपास का आपने जिक्र किया था।
جی ناردرن بائی پاس پہ بھی ان کا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو شروع میں جب یہ پروجیکٹ بن رہا تھا تب یہ ڈبل وے تھا، لیکن بعد میں ہماری حکومت میں نہیں لیکن اس سے پہلے اس کے جو فنڈز تھے وہ کسی اور جگہ پہ یوٹیلائز ہوئے اور اس کو وہ سنگل ٹریک بنا دیا گیا. ایک تو ہم نے اس کے لیے بھی کریں کہ ڈبل وے بنائیں، دوسرا وہاں پہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے، وہ ہم نے ان کے لیے احکامات دے دی ہیں. لیکن ناصر صاحب حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب کا پھر پروجیکٹ تھا، کیونکہ آپ کی حکومت پچھلی تو آپ ہی کی تھی. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب اس کے فنڈ جو تھے وہ ڈائیورٹ کیے گئے، تو اس کے بعد اس کو کیونکہ ترجیح نہیں دی گئی تو اس پہ کام نہیں کیا گیا تھا، وہ سنگل ہی روڈ رہی. آپ ہمیں ہی قصوروار کروانا چاہتی ہیں تو ہم مانتے ہیں، چلیں آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ تفصیل بتائیں کہ اس پہ اب پھر کیا ہنگامی بنیادوں پہ کام ہوگا؟ جی بالکل، اس پہ اس کے ساتھ ساتھ ساؤدرن بائی پاس جو ہے، یہ تو ہو گیا ناردرن بائی پاس، لیکن ہمیں ساؤدرن بائی پاس کی بھی بہت اشد ضرورت ہے. اس کے لیے بھی سی ایم صاحب نے احکامات دے دیے ہیں اور ایف ڈبلیو کے ساتھ تقریباً ہماری بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس پہ بھی کام ہوگا. اس سے ٹریفک کا کافی برڈن جو ہے وہ شیئر ہوگا اور کم ہو جائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اندازہ ہے کہ یہ کب تک مکمل ہو سکے گا؟ جی یہ اسی سال شروع ہو سکے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ سال ڈیڑھ میں کمپلیٹ ہو جائے. ناصر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اب ہم چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم نیب اور ڈی ایچ اے سٹی لاہور کے اسکینڈل کی بات کریں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. 15 بلین روپے کا اسکیم فراڈ ڈی ایچ اے سٹی لاہور کا، لیکن نیب جب تحقیقات کری ہے وہ کہاں تک پہنچی اور اس میں وزارت داخلہ کا کیا کردار ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈان اخبار کے رپورٹر ذوالقرنین طاہر. ذوالقرنین بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو ناظرین کو یاد دلانے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ جو یہ ڈی ایچ اے سٹی لاہور کا جو اسکینڈل تھا، فراڈ تھا، اس میں کب کیا ہوا؟ جی ہاں، یہ تقریباً 1.5 ایئر بیک اس کو جو ڈی ایچ اے سٹی کا اسکیم ہے یہ سرفیس ہوا. ڈی ایچ اے نے اپلیکیشن فائل کی نیب میں اور ان کو بتایا کہ جی اس میں 15 بلین کا اسکیم ہے جو کہ گلوبیکو کمپنی ہے اس کے آنرز نے کیا ہے. گلوبیکو کمپنی اور ڈی ایچ اے کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بے کے قریب انہوں نے 25,000 کنال ایکوائر کرنی تھی اور 25,000 ایکوائر کر کے اس کو ڈیولپ کرنا تھا. لیکن واٹ ہیپنڈ ان دا اینڈ کہ انہوں نے 15 بلین تو اکٹھے کر لیے اور صرف 13,000 ایکوائر کر سکے، 13,000 کنال، اور اس کو لیکن وہ بھی اسکیٹرڈ فارم میں ہو، لیکن اس پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تب ڈی ایچ اے نے موو کیا نیب نے اس کے بعد پروسیڈ کیا. یہ جنوری 2016 کا واقعہ ہے. آنورڈ پھر انہوں نے سب سے پہلے تو حماد ارشد جو ان کا آنر ہے اس کو اریسٹ کیا اور باقی 1-2 اور ممبرس کو، اینڈ لیٹر آن جو ان کے ساتھ پارٹنر تھے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جو حماد ارشد ہیں یہ ریلیٹیو ہیں ون آف دا فارمر جو ہیں آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کے ایک پارٹنر ہیں کامران کیانی جو کہ فارمر آرمی چیف کے بردر ہیں. تو لیٹر آن نیب نے پروسیڈ کیا، ان کو اریسٹ کر لیا حماد ارشد کو، لیکن کامران کیانی صاحب باہر تھے، ان پہ وہ ہاتھ ڈال نہیں سکے. مڈ اگست اور یہ بھی سامنے خبریں آئی تھی اور بات آئی تھی کہ اس وقت اس کے بعد جو آرمی چیف تھے راحیل شریف، ان کا بھی کہنا تھا، انہوں نے بھی ڈائریکٹ کیا تھا کہ اس پر کام کیا جائے اور اس پہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور کارروائی کی جائے. جی ہاں، اس پہ ان کی رسپانسبلٹی جو انہوں نے لائبلٹی ہے، اکنامک لائبلٹی ڈٹرمن کی تھی نیب نے کامران کیانی صاحب کی، وہ 4 بلین تھی. شروع میں یہ بات چلتی رہی کہ جی آپ آ جائیں اور مل کے اس کو سیٹل کرتے ہیں، لیکن ان کی سائڈ سے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ تھا کہ اتنی لائبلٹی میری نہیں بنتی، اس کو آپ کم کریں، دین آئی کم بیک اینڈ سٹ ڈاؤن وتھ یو اینڈ سیٹل اٹ آؤٹ. لیکن یہ نہیں ہوا. لیٹر آن پھر نیب نے تھرو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو پی او ڈکلیئر کیا اور پھر انٹیریئر منسٹری سے ریکویسٹ کیا کہ ان کو جی لائیں باہر سے. شروع میں پتہ چل رہا تھا شاید وہ دبئی ہیں یا آسٹریلیا ہیں، مے بی وہ وہاں سے بھی کہیں اور موو کر گئے ہیں.
لیکن واٹ ہیپنڈ سرپرائزنگلی جس سبھی کو سرپرائز کیا ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے آگے پروسیڈ ہی نہیں کیا, انٹرپول سے رابطہ نہیں کیا, ان کو نہیں لکھا کہ آپ ریڈ وارنٹ ایشو کریں اور ان کو پاکستان لائیں. یہ سرپرائزنگ پارٹ تھا انٹیریئر منسٹری کے, جو کہ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم پیچھے ہم تھوڑا سا چلیں کہ بینک آف پنجاب کا کیس ہے, اس میں ہمیش خان کو یہ یونائٹیڈ اسٹیٹ سے واپس لے کے آئے ہیں, اس میں حارث افضل کو دبئی سے لے کے آئے ہیں. پھر زیادہ پرانا کیس نہیں ہے اوگرا کا جو اسکیم تھا 82 بلین کا, اس میں توقیر صادق کو بھی دبئی سے یہ لے کے آئے ہیں تھرو انٹرپول. تو اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ وزارت داخلہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی بالکل, وزارت داخلہ کو ہی کرنا ہے اس میں. نیب نے تو لکھ دیا ہے, اب نیب ایک تو لیٹر لکھ چکا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ویدر دوبارہ انٹیریئر منسٹری کو ویک اپ کرنے کے لیے وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تبھی انہیں پتہ چلے گا. وہ خود ہی کہتے ہوتے ہیں کہ یوزلی آپ اس سے کریں, آفیشیل کورسپونڈنس کریں. تو چٹھی تو انہوں نے لکھ دی ہے, لیکن ایک چٹھی پہ بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے آگے بھی جو ان کی کورسپونڈنس ہوئی ہے تو ابھی سلسلہ وہیں رکا پڑا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لاہور میں جو مین سسپیکٹ تو ان کی کسٹڈی میں ہے, جوڈیشل ہیں رائٹ ناؤ. جی ہاں, لیکن آگے یہ ہے کہ فردر اگر اس میں یہ دیکھیں کہ افیکٹیز اس کے 12,000 کے قریب افیکٹیز ہیں, وہ ہے مین کنسرن. ہم جو ظاہر متاثرین ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, مگر ہم نے بھی کوشش کی وزارت داخلہ بات کرنے کی, وہ بھی آن دا ریکارڈ یا ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے. آپ نے بھی کوشش کی ان سے بات کرنے کی؟ جی میں نے بالکل بات ان سے میری بات ہوئی, جس پہ انہوں نے شروع میں تو کہا کہ ہم اس پہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بات کر کے جو آفیشیل کنسرن ہے اور آپ کو ہم اس کا انپٹ دیتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ بالکل دے کیپٹ اے مام آن اٹ, نا خاموش رہے ہیں. اور شاید مے بی کوئی پریشرز ہوں, کوئی اور سلسلہ ہو, اور جس طرح مے بی کائنڈ آف ڈیل کا ورڈ ہر جگہ چلتا ہے, مے بی یو نیور نو. ٹھیک ہے, تو متاثرین آپ بتا رہے تھے 12,000. جی یہ جو مین کنسرن ہے, نیب کا بھی کنسرن ہونا چاہیے, انٹیریئر منسٹری کا بھی ہونا چاہیے, اور ایسا ہم سب کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ 12,000 افیکٹیز ہیں جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی. 15 بلین روپیز کا مطلب یہ لوگوں کے پیسے ہیں جو کہ ریکور کرنے ہیں نیب نے, پھر ان کو واپس کرنے ہیں. تو اس میں ابھی ڈی ایچ اے بھی کوئی کلیئر لائن نہیں دے رہا. میری سٹوری کے بعد ایک صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے فرام دا کامران کیانی سائڈ, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ صرف ہمیں ہی نہ اس میں دیکھیں, اس میں ڈی ایچ اے کا رول بھی کوائٹ ڈوبیس ہے. ڈی ایچ اے نے ہمیں اتنی رقم نہیں دی لینڈ ایکوائر کرنے کی, تو ہم نہیں کر پائے. جتنی تھوڑی بہت ہم نے ہاف آف دیٹ کی ہے, تو ہم اس کا حساب دیں. پارٹنرشپ تھی نا ڈی ایچ اے کی اور یہ جو اور ایٹ دا سیم ٹائم جب شروع میں نے ڈی ایچ اے سے یہ کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جو افیکٹیز ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں. اگر میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور میرے طرح کے اور 12,000 لوگوں نے پلاٹ لیا ہے, وہ کہاں جائیں گے اس میں. ان کو آپ نے کلیئر کٹ کوئی لائن, باقیوں میں تو آپ نے اتنا بڑا ایڈورٹیزمنٹ دے دیا اخبار میں اور بتایا کہ جی اس کی رسپانسبلٹی تھی اور اس کا نہیں تھا, ہم کلین ہیں اور کلیئر ہیں اس میں. تو بھائی ان کا یہ بھی آپ ساتھ میں ان کو یہ بتائیں کہ ہم اب نیکسٹ کیا ہے. آپ نے جو پلاٹ خریدے تھے یا آپ وہی پلاٹ آپ کے پاس رہیں گے, اس کو ہم ڈیولپ کر پائیں گے. 2000 میں آپ کو بتاتا چلوں 2009 کا ایگریمنٹ ہے یہ, اب تک یہ ویسے ڈیولپ ہو جانی چاہیے تھی. اب وہاں پہ تو خیر بنجر کھیت ہی ہوں گے جہاں پہ انہوں نے آگے ڈیولپ کیا کرنا ہے. تو وہ لوگ جو انویسٹ کر چکے ہیں, تو کیا ان کو وہ پیسے واپس ملیں گی؟ ان کے فائل جو ہیں یہ جو انہوں نے فائلز ایکوائر کی ہیں پہلے مارکیٹ میں, ظاہر ہے ان کا ریٹ اپ تھا, اپ ڈاؤن ہے, تو یہ کیا اونے پونے داموں سے فائل لے لیں گے اور اینڈ آف دا ڈے پھر بعد میں ڈیولپ کر کے پھر نئے سرے سے پیسے بنائیں گے؟ یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے اس کا. بیچ میں یہ بھی بات ہو رہی تھی, بیچ میں کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ پلی بارگن کے لیے بھی مذاکرات یا بات چیت چل رہی ہے. پلی بارگن کے لیے میں نے آپ کو جیسا بتایا نا کہ شروع میں بات چل رہی تھی ان کی سائڈ سے, کیونکہ نیب نے ان کی لائبلٹی ڈٹرمن کی تھی اس اسکیم میں 4 بلین روپیز. تو وہ کہہ رہے تھے 4 بلین روپیز نہیں بنتا, یہ آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں, میری لائبلٹی اگر بنتی ہے تو بہت کم بنتی ہے. اس پہ اگر یہ کہیں پہ سیٹل ہو جاتے تو ہی مائٹ ہیو کم ٹو پاکستان لانگ ٹائم اگو, اور پھر بیٹھ کے سیٹل کر لیتے. تو یہ دیٹ واز دا مین ریزن. اچھا, نیب جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے اس کیس کی تحقیقات یا کام کر رہا ہے, کیونکہ اکثر نیب پہ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں, چاہے پیناما کا بھی معاملہ ہے اس کے حوالے سے, تو رکاوٹ نیب کی طرف سے نہیں آپ کے خیال؟ نہیں, نیب کو آپ بالکل کلین چٹ نہیں دے سکتے. شروع میں نیب کی طرف سے نیب بھی کائنڈ آف ریلیکٹنٹ تھا اس کو پرسو کرنے کے لیے. لیٹر آن نو ڈاؤٹ انہوں تھوڑا سا سوئفٹ ہوئے ہیں. پہلے تو ان کو سمن بھیجنے کے بعد اور باقی
समन भेजने के बाद अरेस्ट वारंट पे काफ़ी टाइम लिया इन्होंने। और अगर इसी का थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दूसरा देता चलूँ, उसकी राना मशहूद जो पंजाब के स्कूल मिनिस्टर हैं, उनका केस 20 महीने से ज़्यादा अबाउट 2 इयर्स हो गए हैं। उनके ऊपर 2 चार्जेस हैं। एक चार्ज ये है कि वो 2014 में जो स्पोर्ट्स इवेंट करवाया था उन्होंने, स्पोर्ट फेस्टिवल इन पंजाब, उसमें एम्बेजलमेंट है, ह्यूज एम्बेजलमेंट है। सेकंड, वो उन्होंने फंडिंग ली एक इमिग्रेशन का बिज़नेस करने वाले, ही वॉज ए काइंड ऑफ फ्रॉस्टर, आसिम मलिक है, वो भी इस टाइम भागा हुआ है पाकिस्तान से, लंदन में है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि नैब इसमें यूजुअली 6 माह के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट कर लेता है और करके फिर आगे जी अगर इसमें प्रोसीड फर्दर करना है ठीक है, नहीं कुछ मिला तो उसको डंप करता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है। इस पर्टिकुलर केस में, मिनिस्टर के केस में, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करें इंक्लूडिंग द मीडिया, कि भाई आपने, और इंक्लूडिंग द मिनिस्टर हिमसेल्फ, उसने भी कहा, कई लेटर लिखे हैं नैब चीफ को कि भाई मेरे खिलाफ अगर कुछ नहीं है तो आप क्यों नहीं कर रहे। अब चूँकि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें हमजा शहबाज का भी नाम लेते हैं लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, तो नैब अपेरेंटली लगता है बहुत प्रेशर है। अगर वो कुछ करना भी चाह रहा है तो शायद उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए। नैब के मामला कुछ इस तरह ही है, आप ये नहीं कह सकते कि नैब बिल्कुल चाहता है सब कुछ ठीक करना। तो अगर ठीक है, सिर्फ मामला वजारत दाखिला का नहीं है। ज़ुल्करनैन ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा, हमने भी कोशिश की थी कि वजारत दाखिला का मौक़िफ़ हम लेना चाहें, लेकिन वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं थे। ब्रेक पे जा रहे हैं अब, सी यू आफ्टर द ब्रेक। में एक बार फिर खुशामदीद। विकीलीक्स की मावनत करने वाली विकीलीक्स की मावनत और अमरीकी फ़ौज की खुफिया मालूमात फराहम करने के जुर्म में कैद साबिक अमरीकी फ़ौजी चेल्सी मैनिंग 7 साल बाद रिहा हो गई है। साबिक अमरीकी फौजी चेल्सी मैनिंग अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात समेत विकीलीक्स की मुआवनत करने के जुर्म में गुज़श्ता 7 साल से अमरीकी रियासत कंसास की फौजी जेल में कैद थी, जहां उसे मर्दों के साथ रखा गया था। उन्हें अमरीकी फौज से गद्दारी और विकीलीक्स को अहम और खुफिया मालूमात देने के जुर्म में 35 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सदर ओबामा ने अपनी सदारत छोड़ने से पहले उनकी सजा में कमी कर दी थी। चेल्सी मैनिंग ने एक ट्वीट के जरिए अब से 2 रोज पहले अपनी रिहाई की खुशी का इजहार किया। चेल्सी के वकील का कहना है कि बतौर खातून वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद है और वापस अपनी आबाई रियासत मैरीलैंड जाना चाहती है। चेल्सी मैनिंग पर गद्दारी समेत 20 मुकदमात थे, जिनमें से ज्यादातर से वो बरी हो चुकी हैं। तहम अमरीकी फौजी अदालत में उनके कोर्ट मार्शल का मुकदमा ताहाल चल रहा है। चेल्सी मैनिंग का कहना है कि उन्होंने विकीलीक्स को अमरीकी फौज की मालूमात इसलिए दी क्योंकि वो चाहती थी कि लोग अमरीकी फौज के किरदार पर बात करें, लेकिन वो अमरीका को नुकसान पहुंचाने पर शर्मिंदा हैं। कुत्ता इंसान का वफादार है और अक्सर आपने कुत्तों को घरों की रखवाली करते देखा होगा, लेकिन आपको हम दिखाएंगे ऐसा कुत्ता जिसने गाड़ी चलाना भी सीख ली है। देखिए ये वीडियो जिसमें न्यूजीलैंड में कुत्तों को कार चलाना सिखाया जा रहा है। यानी कि अगर आप एक ज़हीन कुत्ता जो है आप रख लें, उसको गाड़ी चलाना सिखा लें, तो ड्राइवर रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़।